जय हिंद। कल हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। शिफ्ट टू का क्वेश्चन, शिफ्ट टू का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कल हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। और आज हम लोग 60 से लेकर 80 नंबर क्वेश्चन तक आज कवर करने वाले हैं, मतलब 20 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। डेली डेली हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट का। तो लास्ट तक आप लोग को बने रखना रहना है, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेना के पुनर्गठन के कारण भारत में कुल केंद्र और प्रांतीय सरकार के राजस्व में रक्षा व्यय में कितना वृद्धि हुआ? हिंदी स्टूडेंट हिंदी से पढ़ेंगे, इंग्लिश स्टूडेंट अपना इंग्लिश से पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आप लोग के लिए दिया गया है। और जो भी शिफ्ट वन का पेपर अभी तक नहीं देखे हैं वो शिफ्ट वन का देख सकते हैं। और जो शिफ्ट टू का 60 नंबर तक जो नहीं देखे हैं वो भी आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये सारा का आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सब कुछ आप लोग के लिए बहुत इजी हो गया है। बस आप लोग को एक कॉपी निकाल करके सीरियस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। और जहां जहां इंपॉर्टेंट हो रहा है वहां वहां आप लोग अपना कॉपी में मेंशन करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? कितना वृद्धि हुआ है? ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है ये क्वेश्चन। 20 से 25%, 25 से 30%, 30 से 35 या फिर 35 से 40। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, 25 से 30% का वृद्धि हो गया था भारत में कुल केंद्र और प्रांतीय सरकार के राजस्व में, ठीक है। 25 से 30% रक्षा व्यय में वृद्धि कर दिया गया था। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन। और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग पीडीएफ से जा करके पढ़ सकते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहां पे मैं आप लोग को डिस्कस कर दूंगा। वहां पे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप लोग को पहले पढ़ लेना है हिंदी से और इंग्लिश से। निम्न में से कौन सा कथन मॉडल पितृसत्तात्मक नौकरशाही साम्राज्य के बारे में सही है? एक नंबर स्टेटमेंट है, स्टीफन पी ब्लैक ने इसका उपयोग दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के प्रकृति के अध्ययन करने के लिए किया है। इसका राजनीतिक ढांचा मैक्स वेबर के पितृसत्तात्मक राज्य पर काम बहुत अधिक लिया गया है। तो ये मैक्स वेबर का ये स्टेटमेंट सही है। राजनीतिक ढांचा मैक्स वेबर के पितृसत्तात्मक राज्य पर काम में बहुत अधिक लाया गया है। तो बी को आप लोग को करेक्ट करना है। बी यहाँ करेक्ट हो रहा है, बी यहाँ करेक्ट हो रहा है और ए जो है ये इनकरेक्ट है। तो ए को इनकरेक्ट अगर हम लोग कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है। सी बोल रहा है पितृसत्तात्मक प्रभुत्व पितृसत्ता के अपने घर पर अधिकार से उत्पन्न नहीं होता है। स्टेटमेंट गलत है। इसमें किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि किसी पद के प्रति आज्ञाकारिता शामिल है। तो ये तो सीधे गलत हो जा रहा है क्योंकि ये व्यक्ति के प्रति पितृसत्तात्मक है। सफलतापूर्वक शासन करने के लिए एक पितृसत्तात्मक शासक के पास वफादार अनुशासित सैनिकों का एक समूह होना चाहिए। तो इस तरह का स्टेटमेंट जहाँ पे चाहिए वाला स्टेटमेंट आ जाता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट सही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ई, तो इसमें बी और ई जो है वो करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑप्शन नंबर 4 ही टिक किए होंगे वीडियो को पॉज करके। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग को आंसर देना है, ठीक है, अपने कॉपी में, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ये पितृसत्तात्मक से कनेक्टेड है तो आप लोग थोड़ा सा अनुमान के तौर पर इसको इंटेलेक्चुअल गेस से आप लोग मार सकते हैं इसको। तो केवल बी और ई सही है। पितृसत्तात्मक नौकरशाही साम्राज्य, मैक्स वेबर का काम है इसके ऊपर। नौकरशाही साम्राज्य का मॉडल मैक्स वेबर के पितृसत्तात्मक राज्य की अवधारणा पर बहुत अधिक आधारित है। मैक्स वेबर एक जाना माना हस्ती है जो कि विश्व के सभी धर्मों पर प्रमुख प्रमुख धर्मों के ऊपर काम किया है। और फिर धर्म क्या है ये बताने का कोशिश किया गया मैक्स वेबर के द्वारा। एक इनका बुक भी है द सोशल हिस्ट्री, इस तरह करके एक बुक है मैक्स वेबर का। और एक बुक और है द प्रोटेस्टेंट हिस्ट्री करके एक बुक, दो दो बुक है। एथनिक ग्रुप करके कुछ ऐसा करके, एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन मैक्स वेबर का धर्म के ऊपर बहुत विशेष काम है। धर्म का जिक्र में मैक्स वेबर का नाम आता है, ठीक है। स्टीफन पी ब्लैक, इस मॉडल के इतिहासकार स्टीफन पी ब्लैक ने दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का
अध्ययन करने के लिए लागू किया, जो उनके शासन और प्रशासन के प्रकृति को प्रकाशित करता है। पितृसत्तात्मक शासन की सेना प्रभावी, और बाकी सब आप लोग को खुद से पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। चूँकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट तो बन ही जाता है अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो। पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स ये सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है? डी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, ये सब आप लोग पीडीएफ में जाकर के डिटेल से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिलालेख पर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं? तो ये वाला एक तरह से ईज़ी क्वेश्चन है। अगर आता है तो ये ईज़ी है आप लोग के लिए, अगर नहीं आता है तो यही क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मधुबन शिलालेख, बांसखेड़ा शिलालेख, सोनीपत शिलालेख या नवसारी शिलालेख? तो ये जो हर्षवर्धन के हस्ताक्षर का ज़िक्र किया गया है, ये किया गया बांसखेड़ा में हर्षवर्धन का हस्ताक्षर है। शिलालेख से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जितना भी एंशिएंट टाइम में जितना भी प्रकार का शिलालेख हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप लोग शिलालेख को अलग से एक पेपर में मेंशन करके रखिएगा हर शिलालेख को, और वो किससे कनेक्टेड रहता है वो शिलालेख, और वो शिलालेख में किसके बारे में ज़िक्र किया गया है, उसमें क्या स्पेशल बात है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांसखेड़ा। बांसखेड़ा शिलालेख, जिसमें कि हर्षवर्धन का सिग्नेचर मिलता है। यह शिलालेख हर्षवर्धन के स्वयं के हस्ताक्षर मिलता है। यह हर्षवर्धन के शासन के राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। शिलालेख संस्कृत में लिखा गया है, ये भी याद रखना है कि ये जो बांसखेड़ा शिलालेख है, ये संस्कृत में लिखा गया है। यह हर्षवर्धन के अनुदान और वर्धन राजवंश के वंश का वर्णन करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मधुबन शिलालेख के बारे में, एक ऐतिहासिक अभिलेख है, लेकिन इसमें हर्षवर्धन का हस्ताक्षर नहीं मिलता है। सोनीपत शिलालेख, ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन यहाँ भी हर्षवर्धन का जिक्र नहीं हुआ है, और नवसारी में भी नहीं हुआ है। ये गुजरात के इतिहास से संबंधित है नवसारी, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसखेड़ा शिलालेख इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वैष्णव संत चैतन्य देव की जीवनी चैत्य न्याय चरितामृत किसने लिखी थी? चैतन्य देव की जीवनी चैतन्य चरितामृत किसने लिखा था? कृष्णदास कविराज, वृंदावन दास, नंद दास या जयानंद? तो ये वाला भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो आप लोग के लिए इजी है, नहीं आता है तो यही हार्ड क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृष्णदास कविराज जो है वो चैतन्य चरितामृत लिखा था, जो कि चैतन्य देव की जीवनी है। चैतन्य देव के बारे में कृष्णदेव कविराज चैतन्यामृत के बारे लिखा है इसने। चैतन्य चरितामृत को गौड़ीय वैष्णव साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से माना जाता है, तो ये एक वैष्णव ग्रंथ है। ये जो है लेखक 16वीं शताब्दी में लिखा गया था, मौखिक परंपराओं से संकलित किया गया था। यह ग्रंथ बंगाली भाषा में कुछ संस्कृत श्लोकों के साथ लिखा गया, और चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उसके जीवनी के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा दास कविराज। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया वृंदावन दास के बारे में, चैतन्य भागवत लिखा था। देखिए ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है कि चैतन्य भगवत किसने लिखा था, तब आंसर हो जाएगा वृंदावन दास हो जाएगा, चैतन्य भगवत। और नंद दास ये कवि थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं लिखा था। कृष्ण और राधा को समर्पित अपनी काव्य कृतियों के लिए जाना जाता है नंददास। और जयानंद क्या था? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रमुख जीवनी संबंधित नहीं लिखा है। वैष्णव धर्म के प्रसार में योगदान के लिए जयानंद जाने जाते हैं। तो ये इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि यूजीसी नेट क्वेश्चन को रिपीट करता है, बहुत रिपीट करता है यूजीसी नेट। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग को ये बात खुद ब खुद फील होते रहेगा कि ये जो है रिपीट करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी के पहले आधे हिस्से में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई पैक्स ब्रिटानिका की नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? पैक्स ब्रिटानिका के बारे में हम लोग को बताना है। पिंडारियों का विघटन, ये तो नहीं हुआ था। पिंडारियों का विघटन घटना नहीं हुई थी। कौन सा घटना नहीं हुई थी? ये घटना हुई थी। ठगों का दमन, ये भी हुआ था। अनियमित सैनिकों का विघटन, ये भी हुआ था। लेकिन ये 4 नंबर जो ऑप्शन है, जो कि अच्छा से दिख नहीं रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में
साहूकारों पर प्रतिबंध यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अच्छा से दिख नहीं रहा है। बैनिंग मोनोलेंडर्स मनी लेंडर्स इन द रूरल एरिया। तो ये जो है 4 नंबर जो है ये नहीं हुआ था। बाकी सब हुआ है। पिंडारियों का विघटन, ठगों का दमन, अनियमित सैनिकों का विघटन, ये सब इसका करेक्ट है। लेकिन जो चौथा नंबर है, रूरल एरिया में जो है मनी लेंडर को बैन कर देना, ये नहीं हुआ था 19वीं सदी में पैक्स ब्रिटेनिका के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 65 का सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर प्रतिबंध 19वीं सदी के पहले भाग में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई पैक्स ब्रिटेनिका नीति का हिस्सा ये जो है नहीं था। ब्रिटिश प्रशासन ने साहूकारों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, अब बल्कि साहूकारों को और बढ़ावा दिया गया था। साहूकारों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अक्सर ब्रिटिश द्वारा सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे ये लोग। पिंडारियों का विघटन ये तो फेमस है। पिंडारियों का युद्ध 1817-18 के उद्देश्य पिंडारियों द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए ये वाला किया गया था, पिंडारियों का विघटन। और ठगी का दमन ये तो सिलीमैन के द्वारा किया गया था बेंटिंग के समय पीरियड में। और अनियमित सैनिकों का विघटन, अनियमित सैनिकों और स्थानीय मिलिशिया को भंग कर दिया गया था, सैन्य शक्ति को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उनकी संगठित सेना ही क्षेत्रों पर नियंत्रण रखे। इसीलिए जो है अनियमित सैनिक जो कि स्थानीय सैनिक था उसको विघटन उसका कर दिया गया था और ब्रिटिश अपना रेजिडेंट जो है अपना स्थापित वो धीरे धीरे करने लगे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ग्रामीण क्षेत्र में साहूकारों पर प्रतिबंध, ये जो है पैक्स ब्रिटेनिका के तहत नहीं किया गया था और बाकी सब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, द फिल्म भक्त विदुर आफ्टर ए लॉट सेंसरिंग एंड बैन वाज रिलीज्ड अंडर न्यू टाइटल ऑफ। तो ये वाला से ऑलरेडी यूजीसी नेट पास्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है। भक्त विदुर को बहुत सेंसरशिप और प्रतिबंध के बाद किस नए शीर्षक से ये रिलीज किया गया है, इससे ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है। सेठ की लकड़ी, धर्म विजय, धर्मात्मा या महात्मा। चौथा नंबर दिख नहीं रहा है, चौथा नंबर महात्मा है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा धर्म विजय के नाम से उसको फिर से रिलीज किया गया था, भक्त विदुर को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है 66 नंबर का करेक्ट हो जाता है। भक्त विदुर जो कि 1921 में रिलीज हुई थी और इसे सेंसरशिप के काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह सामाजिक राजनीतिक विषयों से निपटने वाली भारत की सबसे पुरानी फिल्मों में से एक थी, जिसके कारण यह विवादों में घिर गई और धर्म विजय के नए शीर्षक के तहत इसको रिलीज किया गया था। सेठ की लकड़ी से ऑलरेडी पास्ट में क्वेश्चन बन चुका है। भक्त विदुर फिल्म या इसकी विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। सेठ का लकड़ी का अर्थ है व्यापारी की बेटी। धर्मात्मा का अर्थ है पवित्र आत्मा या धार्मिक व्यक्ति। और महात्मा, महात्मा का अर्थ है महान आत्मा होता है और यह शब्द महात्मा गांधी से संबंधित है, इसीलिए भक्त विदुर से संबंधित ये नहीं है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये अंडररेटेड टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है। तो ये वाला टॉपिक आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हम लोग और भी आगे जैसे जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर को आगे सॉल्व करते जाएंगे, हम लोग ये देखते चलेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। उसका देखिए 67 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्ति और विशेषज्ञता का क्षेत्र। के एस कृष्णन, भटनागर, वेंकट रमन और बीरबल साहनी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उसी को मैच कर लेते हैं हम लोग। भटनागर को मैच करते हैं। भटनागर रसायन विज्ञान से संबंधित है, मतलब कि बी का 2। तो बी का 2, बी का 2, बी का 2, बी का 2। तो इससे तो नहीं होगा हम लोग का, सिर्फ बी जानने से आंसर नहीं आएगा। उसके बाद के एस कृष्णन, के एस कृष्णन किससे संबंधित है? यह है संबंधित कृषि विज्ञान के साथ। के एस कृष्ण, के एस कृष्णन कृषि विज्ञान के साथ। वेंकट रमन संबंधित है। टी एस वेंकट रमन जो है वो कृषि विज्ञान से संबंधित है, मतलब सी का 3 हम लोग देखते हैं। तो सी का 3 यहाँ आ रहा है और सी का 3 यहाँ आ रहा है। और जो ये बीरबल साहनी है ये पूरा वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, डी का 4। तो डी का 4 यहाँ आ रहा है और बस यही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, मतलब कि ये ऑलरेडी मैच्ड ही है पूरा का पूरा।
ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जाता है 67 का। 1 2 3 4 ही इसका सही मैच है। के एस कृष्णन एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे जो भौतिक के अपने काम के लिए जाने जाते हैं। सीवी रमन के साथ रमन प्रभाव की खोज किया था 1930 में, जिसको कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। भटनागर ये तो फेमस है, रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट हस्ती इनको माना जाता है। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वेंकट रमन एक भारतीय वैज्ञानिक थे जो कृषि विज्ञान में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, वेंकट रमन। और बीरबल सैनी क्या हो जाएगा? पुन, पुरा पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना किया गया था बीरबल सैनी के द्वारा। तो ये वाला याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आने वाला समय में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब। 68 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक उद्योग के उदय ने भारत में पारसी और मारवाड़ी परिवारों के उदय का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किस मारवाड़ी परिवार ने ब्रिटिश फर्म जुलूसों के साथ सहयोग किया? तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ये पूछ लिया है 68 नंबर क्वेश्चन। जटिया ये नहीं होगा, झुनझुनवाला ये भी नहीं होगा, गोयनका ये इसका सही आंसर होगा। गोयनका, गोयनका को सहयोग मिला था, मतलब सहयोग किया था। गोयनका परिवार भारत के प्रमुख मारवाड़ी परिवार में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश फर्म जुलूसों के साथ सहयोग किया। सहयोग ने गोयनका व्यवसाय को काफी बढ़ावा दिया गया। एक साझेदारी ने उन्हें कपड़ा, जूट, चाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यावसायिक हितों का विस्तार करने में मदद किया गया। मतलब ब्रिटिश के साथ ये जो है एक सहायक के भूमिका के रूप में ये गोयनका परिवार जो है वो काम किया था, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। पॉज करके आप लोग को पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश और हिंदी वाले हिंदी से पढ़ेंगे पॉज करके, उसके बाद अपना आंसर को चूज करेंगे, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 64 योगिनी के बारे में, वे शक्ति पंथों से जुड़े हैं, ये तो सही बात है। आमतौर पर ऐसे मंदिर एक खुले गोलाकार आंगन के आकार के होते हैं जो एक परिधि स्तंभों पर घिरा होता है जिसमें चौपाल होते हैं, तो ये भी सही है। ऐसे मंदिर आमतौर पर मध्य भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर योजना में अंडाकार है, तो ये देखिए ये जो अंडाकार है यहाँ पे ही ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, ये अंडाकार नहीं होगा, ये होगा गोलाकार, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर डी जो है इसका गलत है, तो डी डी डी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ए बी सी ई। वे 64 योगिनी की मूर्तियों की प्रतिष्ठित करते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ए बी सी और ई स्टेटमेंट इसका सही है 69 नंबर का। 64 योगिनी मंदिर शक्ति के पंथ से जुड़ा हुआ है ये। शक्ति पंथ देवी के विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। एक परिधीय स्तंभ के एक साथ एक खुला गोलाकार आंगन से चौपाल से घिरा हुआ है। मध्य भारत में ये ज्यादातर स्थित है। आप लोग 64 योगिनी मंदिर के बारे में सुने भी होंगे, जो भी इस जगह से आते हैं, बहुत जगह पे ये 64 योगिनी मंदिर बहुत जगह पे स्थापित है, देखने को मिलता है। मध्य भारत में स्थित है, 64 योगिनियों की मूर्तियों को समर्पित है। खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर अंडाकार योजना, तो ये अंडाकार नहीं है, ये गोलाकार है, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 ये तो एक खोआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आंसर आप लोग दे दीजिए कि कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा गुलाम वंश से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टेट ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए इल्तुतमिश आ जाएगा सबसे पहले। सबसे पहले सी, देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। सबसे पहले सी, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आ जाएगा। सी के बाद ए, सी के बाद ए, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान, डी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे लास्ट में आ जाएगा बलबन। आप लोग इसका टाइम पीरियड आप लोग को एक बार कमेंट करना है कि इसका टाइम पीरियड, इन सबका क्या क्या टाइम पीरियड है, ठीक है, ताकि आप लोग पता चले कि क्या है समय पीरियड। हालांकि यहाँ पे दिया होगा, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है सबका टाइम पीरियड।
तो आप लोग इसको पीडीएफ में जा करके डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं और कमेंट आप लोग कीजिएगा कि कौन कौन सा समय पीरियड ये सब का रहता है। इसको डिटेल से बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छा तरीका से, और खासकर ये सब रूलर के बारे में, गुलाम वंश का रूलर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट बताती है ऋणग्रस्तता अंततः भूमि का हस्तांतरण कृषि वर्ग से गैर कृषि साहूकारों को करती है, जिससे भूमिहीन सर्वहारा वर्ग का निर्माण होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति कम हो जाती है। परिणाम कृषि दक्षता का ह्रास बताया जाता है, क्योंकि साहूकार एक ऐसी दर पर उपपट्टा देते हैं जो किसान को अच्छी फसल उगाने के लिए कम प्रोत्साहित देता है। तो ये बताना है कि ये वाला जो कथन है, ये रिपोर्ट जो है वो किसमें बताया गया था? केंद्रीय बैंकिंग समिति 1931, पंजाब भूमि राजस्व प्रशासन रिपोर्ट 1935, भूमि हस्तांतरण अधिनियम, या बॉम्बे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये वाला जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर एक, केंद्रीय बैंकिंग समिति 1931 जो है इसका सही आंसर है। इसमें ये रिपोर्ट बताया गया था जो ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, 1931 में क्या क्या बताया गया? केंद्रीय बैंकिंग समिति को भारत में बैंकिंग और वित्त के विभिन्न पहलुओं को जांच करने के लिए सौंपा गया था। रिपोर्ट में किए गए प्रमुख अवलोकनों में से एक कृषि क्षेत्र पर ऋण के प्रभाव के बारे में बताया गया था। ऋण के कारण किसानों से गैर कृषि साहूकार को भूमि का हस्तांतरण हुआ। मतलब कि ऋण के कारण जो है साहूकार लोग को भूमि बेचा जा रहा था किसानों के द्वारा। तो ये बात जो है बैंकिंग समिति 1931 में ये बात कहा गया। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है। पंजाब भूमि राजस्व प्रशासन रिपोर्ट 1935, ये भूमि राजस्व के प्रशासन और प्रबंधन पर केंद्रित थी। इसमें विशेष रूप से कर्ज के कारण साहूकारों का भूमि हस्तांतरण के मुद्दे को संबंधित नहीं किया गया था, और भूमि हस्तांतरण अधिनियम कृषि वर्गों की भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए यह पारित किया गया था, भूमि हस्तांतरण अधिनियम। अब बॉम्बे भूमि राजस्व प्रशासन रिपोर्ट, यह रिपोर्ट बॉम्बे प्रांत में राजस्व प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, तो आप लोग को ये भी जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ये आप लोग सब कुछ पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से जा करके आप लोग डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसका आप लोग को डिटेल बताने का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख गोवर्धन नगर के दो श्रेणियों के बुनकरों को दो धनराशियों को सौंपने का उल्लेख करता है, जो 20 भिक्षुओं के लिए कपड़े आदि को लागत प्रदान करने के लिए है? ठीक है, शिलालेख के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा है, और ये कुषाण से संबंधित ये रिलेटेड शिलालेख के बारे में पूछ लिया है। कनिष्क युग के 28वें वर्ष का मथुरा शिलालेख, नासिक गुफा में उषावदत्त शिलालेख, 51वें वर्ष का बांडो ग्रह शिलालेख, और चौथा नंबर दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, मैंने तो बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे लगाया था लेकिन सही से दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इसका सही आंसर जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है ऑप्शन नंबर टू जो है इसका सही आंसर हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर टू, नासिक गुफाओं में उषावदात का शिलालेख। तो ये सब शिलालेख थोड़ा अंडररेटेड शिलालेख है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बना है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। उषावदात शिलालेख, नासिक गुफा का। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं उषावदात शिलालेख के बारे में। बुनकरों की दो श्रेणियों को दो धनराशि के दान में रिकॉर्ड करने का इसमें जिक्र किया गया है। यह धनराशि 20 भिक्षुओं के समूह के लिए कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के उद्देश्य से सौंपी गई थी। उषावदात एक प्रमुख व्यक्ति थे जो अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उषावदात एक व्यक्ति है। नासिक गुफा के शिलालेख उस समय के सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए कनिष्क युग के 28वें वर्ष का मथुरा शिलालेख, ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट शिलालेख है। मथुरा शिलालेख, इससे पास्ट में क्वेश्चन बना है, और सीयूईटी में तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शिलालेख सबसे रिलेटेड। यह शिलालेख प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क के काल से संबंधित है। धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलता है ये वाला शिलालेख से। 91 वर्ष का बांडो ग्रह शिलालेख,
ये क्या था? प्राचीन भारत का एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। यह मुख्य रूप से बुनकरों या भिक्षुओं के को दिए जाने वाले दान के बजाय भूमि अनुदान और प्रशासनिक विवरण से संबंधित है। मतलब कि ये भूमि अनुदान से संबंधित है। 51वें वर्ष का बांडोग्रह शिलालेख। उसके बाद 81 वर्ष का कौशाम्बी शिलालेख। ये किससे संबंधित है? प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और यह विभिन्न प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में हम लोग को विवरण प्रदान करता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लिए क्वेश्चन नंबर 72 का, 72 का। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया गया है। भूमि मतलब पृथ्वी, कार मतलब हाथ, लोका मतलब शब्द और वेद, इस सब को मिलान करना है कि जिन संख्याओं का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वेद को सबसे पहले, वेद तो 4 वेद है हम लोग का, तो डी का 4 मैच हो जाएगा। डी का 2 मतलब कि मैच होगा। तो डी का 2 एक ही जगह मैच हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे मैच हो रहा है डी का 2। डी का 2 सिर्फ यही मैच हो रहा है, तो इसीलिए सीधे सीधे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। हाथ 2 है, मतलब बी का 1 आ जाएगा। बी का 1 सही है। पृथ्वी 1 है, मतलब कि 3 का 1, एक का 3 हो जाएगा। 1 का 3 और सी का 4। तो ये तो बहुत एक इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लफड़ा वाला क्वेश्चन 73 नंबर नहीं है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ में जा करके। ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देखते हैं। लेडी इम्पी के लिए जल रंग में सारस को किसने चित्रित किया? लेडी इम्पी, ये थोड़ा सा, अच्छा दोनों तरफ हिंदी ही यहाँ पे सेट हो गया है। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, इंग्लिश में सेट करना मैं भूल गया यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी से ही को एडजस्ट कर लीजिए। शेख शेख जैन अल्दीन, भवानी दास रामदास, या फिर गुलाम अली खान। तो ये जो सारस को किसने चित्रित किया था? सारस को चित्रित किया था शेख जैन अल्दीन ने। ऑप्शन नंबर 1, 74 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जा रहा है। जैन अल्दीन एक भारतीय कलाकार थे जो 18वीं सदी के अंत में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वे लेडी इम्पी, सर एलिजा सर एलिजा इम्पी की पत्नी, बंगाल के मुख्य न्यायाधीश के लिए काम करते थे। अपने विस्तृत और सटीक जल रंग चित्रकारी के लिए वो जाने जाते हैं, जो वनस्पतियों और जीवों को दर्शाते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक सारस का चित्र है। और हम लोग इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखे हैं जो कि मुगल से संबंधित था, वो वाला सारस का तस्वीर किसने बनाया था। ठीक है, तो इससे तरह तरह से क्वेश्चन, ये चित्रकारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आप लोग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहां पे आप लोग चित्रकार मेंशन किए होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि चित्रकार वाला जो टॉपिक है, मुगल काल का चित्रकार और मॉडर्न इंडिया का चित्रकार, जिसमें कि अरविंद्रनाथ घोष सब जो आ जाता है, वो सब इम्पोर्टेंट एरिया आ जाता है चित्रकार से रिलेटेड। ठीक है, तो भवानी दास, रामदास, गुलाम अली खान, तो ये सब के बारे में आप लोग को पीडीएफ से पढ़ना है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है रिपीटेड टॉपिक है, बार बार इससे क्वेश्चन बनता है ये सब एरिया से। क्वेश्चन नंबर 75। आज को मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब जितना भी क्वेश्चन, ये 60 से 80 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा है, इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जो कि कभी कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, मेन लैंड से थोड़ा सा हटकर है। इसीलिए इसको आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीएफ में जा करके आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग के लिए होमवर्क है कि पीडीएफ में सारा कुछ आप लोग को पढ़ना है जा करके। और जैसे ही 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आप लोग को पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माल पश्चिमी दुनिया से भारत में आयात नहीं किया जाता था? यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है कि नहीं किया जाता था पूछा है। कांच का बर्तन, ये आयात किया जाता था। लकड़ी, प्रवाल, भूमध्य सागर वाइन, तो ये भी किया जाता था, परवाल भी किया जाता था, लेकिन ये जो लकड़ी है, ये आयात जो है लकड़ी नहीं किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर हो जा रहा है, लकड़ी। लकड़ी पश्चिमी दुनिया से भारत में आयात की जाने वाली वस्तु नहीं थी। भारत में प्रचुर मात्रा में वन संसाधन थे, इसीलिए जरूरत नहीं था बाहर से मंगाने का। कांच का बर्तन किया जाता था, परवाल किया जाता था। परवाल विशेष रूप से लाल परवाल
भारत में आभूषण और सजावटी वस्तुओं के लिए मंगवाया जाता था। भूमध्य सागर वाइन, ये तो बहुत ही फेमस था, जो कि आयात में एक इम्पोर्टेंट एरिया था। वाइन मंगाया जाता था इंडिया। इन वाइनों को एक विलासित वस्तु माना जाता था और यह प्रतिष्ठित और परिष्कृत का प्रतीक था ये। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 19वीं सदी में किस देश में ऐतिहासिकता इतिहासवाद एक सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ जो यह मानता है कि इतिहास सभी ज्ञान का कुंजी है। इतिहास सभी ज्ञान का कुंजी है। हिस्ट्री इज द की टू ऑल नॉलेज। ये जो है किस देश में ये वाला विचार पनपा था? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। तो ये वाला जो विचार है ये जर्मनी का विचार है। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर 2 जो है जर्मनी सही हो जाएगा। जर्मनी, जिसे ऐतिहासिकता भी कहा जाता है, ऐतिहासिकता जर्मनी में एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में ये वाला विकसित हुआ था। यह मानता है कि इतिहास सभी मानव ज्ञान और समझ का मूल स्रोत है। सिद्धांत घटनाओं, विचारों और सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने में ऐतिहासिक संदर्भ के महत्व पर जोर देता है। इतिहास लेखन के प्रति रांके का दृष्टिकोण ने अतीत को, ये देखिए फिर से रांके का स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया है, जैसा वह वास्तव में था समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यहाँ पे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। आप लोग इसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक का साउंड आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे जो नीचे वाला जो जो नीचे रहता है मेरे, वो जो है गाना का बड़ा शौकीन है। जब मन तब वो गाना सुनते रहता है, कभी कवाली, कभी रैप, तो कभी रोमांटिक, तो कभी कुछ, हमेशा गाना वो सुनते रहता है। इसीलिए थोड़ा सा आज आप लोग के लिए हो सकता है कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक का नॉइज आ रहा होगा, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के पंक्ति 21 में निम्नलिखित में से कौन सा राजा आर्यव्रत के राजाओं में उल्लेखित नहीं है? ये वाला आसान क्वेश्चन को बहुत हार्ड बना दिया गया है। कौन सा उल्लेखित नहीं है? रुद्रदेव, मेघवर्मन, चंद्रवर्मन और गंगा तिनगा। ये पता नहीं आज को नीचे वाला अच्छा से सेट क्यों नहीं हुआ, मुझको समझ नहीं आ रहा है, जबकि मैंने अच्छा से सेट किया था। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका नहीं है आंसर। इसका आंसर है मेघवर्मन, मेघवर्ण। मेघवर्ण जो है इलाहाबाद प्रशस्ति में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति रहता है। मेघवर्ण का उल्लेख इलाहाबाद प्रशस्ति की पंक्ति 21 में आर्यवर्त के राजाओं में नहीं किया गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। यह प्रशस्ति विभिन्न राजाओं और शासकों की सूची देता है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। हालांकि मेघवर्ण उनमें से एक नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघवर्ण हो जाएगा। यहाँ पे इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक एंशियंट इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, गुप्त वंश का ये। रुद्रदेव उल्लेख है इसके बारे में, समुद्रगुप्त के समय आर्यवत क्षेत्र में एक शासक था जिसको कि हराया था समुद्रगुप्त ने। चंद्रवर्मन का भी उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है, और गणपति नाग, इसका भी उल्लेख किया गया है, जो कि नाग वंश के कई शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त का विरोध किया, लेकिन अंततः पराजित कर दिया गया समुद्रगुप्त के द्वारा। आप लोग को एक चीज कमेंट करके बताना है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के कितने राज्यों को हराया था। ये वाला आप लोग को कमेंट करना है। ऑप्शन है आप लोग के लिए 10, 11, 12, 13। ठीक है, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है पास्ट में। क्वेश्चन नंबर 78, ई.एस. कार द्वारा लिखित व्हाट इज हिस्ट्री के निम्नलिखित अध्याय को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बताइए, ये जो व्हाट इज हिस्ट्री जो ई.एस. कार का जो फेमस बुक है, जो कि आप लोग पीजी में शायद पढ़े होंगे या फिर पीजी में पढ़ने को मिला होगा, हो सकता है कि आप स्किप कर दिए होंगे, तो वहां पे आप लोग इस टॉपिक को पढ़े होंगे और उसका चैप्टर वाइज पूछ लिया है कि कौन कौन सा चैप्टर किसके बाद है। तो ये वाला ई.एस. कार से, हालांकि पास्ट में 2 बार ई.एस. कार से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज हिस्ट्री से रिलेटेड। एक क्वेश्चन पूछा था पास्ट में यही वाला टॉपिक से, जिसमें कि दिया गया था, चैप्टर का नाम दिया गया था, और ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चैप्टर ई.एच. कार द्वारा नहीं, ई.एच. कार के व्हाट इज हिस्ट्री में नहीं मेंशन किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। तो इसको तो मैं एक तरह से
रिपीटेड क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि पहले ही इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर एक है द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट्स। तो सबसे पहले यही है, द हिस्टोरियंस एंड द फैक्ट्स। सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, उसके बाद ये है हिस्ट्री साइंस एंड मोरालिटी, उसके बाद ये है कॉजेशन इन हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री एज प्रोग्रेस। तो ये वाला जो है पूरा का पूरा सजा हुआ ही दिया गया है। आप लोग अपना एक अलग कॉपी में इसको पूरा मेंशन करके रख लीजिए, क्योंकि ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है और हो सकता है कि आने वाला समय में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 78 नंबर का। द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट पुस्तक का पहला अध्याय है ये। कॉजेशन इन हिस्ट्री पुस्तक का दूसरा अध्याय है। सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल तीसरा अध्याय, और चौथा अध्याय हिस्ट्री साइंस एंड मोरालिटी, और पांचवा अध्याय है हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस। इसमें देखिए दिक्कत क्या आ रहा है, जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन में ही उस तरह का दिया हुआ नहीं है। एक मिनट, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। ए डी बी सी ई, ए डी बी सी ई ऑप्शन में ही ए डी बी सी ई नहीं दिया है। ठीक है, ए डी बी सी ई ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 जो है मतलब कि ऑलरेडी ये मैच्ड ही है, वो आप लोग को मार करके चलना है। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर 3 आप लोग करेक्ट कर लीजिए। हालांकि इसको मैं क्वेश्चन मार्क करके रखता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। अकबर का किला और वर्ष। अकबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मिडावल इंडिया में। आप लोग अपने कॉपी में जहां पर भी मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, जहां भी आप मेंशन कर रहे हैं, वहां पे अकबर का इन्वेड आप लोग का एक टॉपिक है जो कि आप लोग को कवर करके रखना है कि अकबर ने किस ईयर में कहाँ पे अटैक किया था। बंगाल और काबुल, सिंध, सूरत, अहमदनगर, बरार, ये सब जो एरिया है, अकबर ने कौन से ईयर में कहाँ पे अटैक किया था। क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पास्ट में 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग ये चीज को नोटिस करते हुए चलिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन कौन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से क्वेश्चन पूछा है, अकबर का किला जौनपुर, अजमेर, इलाहाबाद, अटक, तो कौन कौन से ईयर में कब बनाया गया था। तो सबसे पहले जौनपुर को देखते हैं। जौनपुर का हो जाएगा, जौनपुर को बनाया गया था 1566 में। सबसे पहले जौनपुर को ही बनाया गया था, मतलब कि ए का 3। तो ए का 3 यहाँ मैच कर रहा है, ए का 3 यहाँ मैच कर रहा है। अजमेर, अजमेर 1570 में बनाया गया था, मतलब बी का 1। तो बी का 1, बी का 1, ये तो बहुत लफड़ा वाला हो गया है। दोनों जगह दो दो चीज में मैच हो रहा है। अब हम लोग सीधे अटक को मिलाते हैं। अटक हुआ था सबसे लास्ट में 1581 में। तो 1581 मतलब डी का 2, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अटक जो बनाया गया था पश्चिमी देश से सुरक्षा के लिए अटक वाला एरिया को बनाया गया था। तो डी का 2 हो जाएगा 1581। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाता है। और याद रखना इलाहाबाद कब हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा 1583 में। अटक के बाद हुआ इलाहाबाद, 1583 में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अकबर का किला जौनपुर 1566 में जौनपुर का किला बनाया गया, अजमेर का किला 1570 में बनाया गया, इलाहाबाद का किला 1583 में, और अटक का किला 1581 में बनाया गया, जो कि उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा करने के लिए बनाया गया था काबुल और कांधार से, जो कि ईरान से अटैक को जो है वो झेलने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मंदिर और स्थान मिलान करने के लिए बोला गया है। दशावतार मंदिर, महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मेगुटी मंदिर। तो इसमें जो सबसे फेमस है लक्ष्मण मंदिर, इसको हम लोग मैच कर लेते हैं सिरपुर से, सी का 4। तो सी का 4 यहाँ मैच हो रहा है और सी का 4 यहाँ भी मैच हो रहा है। उसके बाद मेगुटी मंदिर को मिलाते हैं। मेगुटी मंदिर का हो जाएगा, ए होल हो जाएगा मेगुटी मंदिर का, मतलब कि डी का 2। तो डी का 2 यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन ये सी का 4 नहीं है, डी का 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा।
दशावतार भी हालांकि बहुत फेमस है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और महादेव मंदिर भी फेमस है, नचला कुठारा का महादेव मंदिर। तो ये जो है मंदिर, ये सारा मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए इससे क्वेश्चन बन गया है। और ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहता है, आए दिन बनते रहता है, पास्ट में भी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। और हम लोग इसी शिफ्ट में हम लोग देख चुके हैं कि एक किसके बारे में पूछा था, एक इसके बारे में पूछा था ना, अ, एक मंदिर जो था, क्या नाम था उसका, दिमाग से मिस हो गया थोड़ा सा। अ, 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 एक सेकेंड। हाँ, 64 योगिनी मंदिर, ये वाला पूछा गया है ऑलरेडी, 64 योगिनी मंदिर से रिलेटेड। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो मंदिर वाला टॉपिक है, ये मंदिर वाला टॉपिक गुप्त काल वाला, चोल काल, गुप्त काल और पल्लव काल। पल्लव में तो बहुत ज्यादा मंदिर का निर्माण हुआ था। 4 प्रकार का रॉक एडिट हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो वाला एरिया भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो आप लोग अपने पेपर में जहाँ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मेंशन कर रहे हैं, वहां पे मंदिर को भी आप लोग मेंशन कर लीजिए। कौन सा मंदिर कौन राजा से कनेक्टेड है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, कौन से देवता से कनेक्टेड है, ये वाला भी आप लोग को कवर करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज को 20 क्वेश्चन आज भी कवर किए हैं 80 नंबर तक, 61 से 80 हम लोग का हो चुका है। और हम लोग का 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मंदिर से रिलेटेड, जो कि आप लोग पीडीएफ से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो और हम लोग का 20 क्वेश्चन बचा हुआ है शिफ्ट 2 का। और हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, अगस्त 29 जो कि री एग्जामिनेशन हुआ था यूजीसी नेट का, जो कि जून वाला कैंसिल हो गया था। तो अगस्त 29 में शिफ्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और शिफ्ट में 80 नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो जो भी अभी तक वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किए हैं, उनको प्लेलिस्ट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा है, आप लोग के को हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो भी आप लोग को कमेंट करना है, और हो रहा है तो कुछ अच्छा कमेंट करना है, ठीक है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि फीडबैक आप लोग कैसा देंगे। और मेरा सब कुछ आप लोग के फीडबैक के ही ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मुझको वीडियो को मोल्ड करना है, पूरा का पूरा डिटेल्ड बताना है या फिर सिर्फ आंसर बता करके चलना है। ये आप लोग के फीडबैक पे ही डिपेंड करता है। और अगर हेल्पफुल लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो भी ये यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है दिसंबर 24 वाला साइकिल के लिए, ठीक है। तो पूरा अच्छा से एकदम तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक मारना है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिकैप पर ध्यान देना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 100 तक हम लोग कवर कर लेंगे, तो हम लोग का शिफ्ट 2 भी जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।